अर्थात जो क्रिया बीत चुकी हो वह परफेक्ट के अंतर्गत आता है। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ तो क्रिया बीत गई है, लेकिन है हो हूँ लगा के बोल रहे हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। इसी तरह से मैं पढ़ चुका था, ये भी परफेक्ट टेंस हुआ। था थे थी लगा है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। इसी प्रकार से वह पढ़ चुका होगा तो ये भी परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि आगे ही लगा है। तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में देख रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक खासियत ये रहेगी कि क्रिया बीत चुकी तो होगी, किंतु इसको बताने के लिए कभी कभी हम एक दूसरी क्रिया के भी सहारे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह 10 बजे आपने किसी को फोन किया और दोपहर 2 बजे आप किसी को बताते हैं तो कहते हैं मैंने 10 बजे फोन किया था। ये तो पास्ट टेंस हो गया। और इसी को ऐसे भी कह सकते हैं आप कि 2 बजे के पहले मैंने फोन किया था, या 2 बजे से पहले मैं फोन कर चुका था, या 2 बजे के पहले मैंने फोन कर दिया था। तो किसी क्रिया से पहले, 2 बजने से पहले, 2 बजना एक क्रिया है और उससे पहले आप एक क्रिया के सहारे उस क्रिया की जो बीत चुकी है पास्ट टेंस में उसकी अवस्था बताते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान ये होता है कि क्रिया भूतकाल में बीत चुकी होती है, अर्थात हिंदी के वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आ दिया था। वर्षा होने से पहले मैं खाना खा चुका था। अब वर्षा हुई थी इस घटना के पहले या वर्षा होने के बाद मैंने खाना खाया था। तो वर्षा हुई थी और उसके बाद खाना खाने की 2 क्रियाओं की तुलना होती है। इसी को खा चुका था न कह के आप कह सकते हैं खा लिया था। लिया शब्द लगा देंगे क्रिया में तो भी परफेक्ट टेंस होगा। इसी तरह से दिया लगा देते हैं, मैंने उसे कलम दे दिया था, तो दिया था, लिया था भी परफेक्ट टेंस में आता है। रचना इसकी क्या होती है? सब्जेक्ट के साथ हैड सहायक क्रिया होती है, सभी सब्जेक्ट के साथ। इसमें एक ही सहायक क्रिया होती है हैड। और परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, क्रिया की तीसरी अवस्था ही आती है परफेक्ट टेंस में। तो इस प्रकार से कर्ता के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब के बाद जो शब्द आते हैं वो सभी टेंस में कॉमन है, आप जानते हैं। ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद और अदर वर्ड हैं, टाइम है, वो सब आते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, वह आ चुका था, तो यहां पर सब्जेक्ट है वह, ही, सब्जेक्ट को लिखा आपने ही, और सब्जेक्ट लिखने के बाद हैड लगाएंगे और क्रिया में थर्ड फॉर्म करेंगे। क्रिया है आना, आ चुका था, कम, कम की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, यानी कि कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। तो COME ये थर्ड फॉर्म है। इस प्रकार से बन गया ही हैड कम, वह आ चुका था। अब अगर इन वाक्यों की रचना प्रश्नवाचक में करनी हो तो जैसा कि सभी टेंस में आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य जब बनाते हैं तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले हो जाती है। सभी टेंस के वो रूल है कि क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाता है सबसे पहले, और उसके बाद ये सहायक क्रिया जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब आती है, सभी टेंस में आती है, और इसके बाद तब सब्जेक्ट आता है। बाकी आगे जो बचते हैं वो क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो अथवा अफर्मेटिव हो। तो इंट्रोगेटिव में इस तरह से आपका इसमें बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड और हैड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और तब ये सब्जेक्ट यहाँ आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उदाहरण के लिए
वह कहाँ जा चुका था। अगर आप ऐसे बोलते हैं वह कहाँ जा चुका था, तो कहाँ की अंग्रेजी, कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, वेयर। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद तब सब्जेक्ट वह, ही, और क्रिया जा चुका था, गॉन। वह कहाँ जा चुका था आप बोल रहे हैं, तो गॉन। और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसमें भी अदर वर्ड जो है जोड़ के अंत में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ये वाक्य रचना प्रश्नवाचक में होता है। इस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना, अगर कॉमनली आप रूल जानते हैं, सभी टेंस में वही होता है कि क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। और ये भी आप जानते हैं कि अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, अर्थात यस नो टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि क्या शब्द लगा है वाक्य के बीच में, न होकर वाक्य के शुरू में या वाक्य के लास्ट में है क्या शब्द, तो आप उस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। वो चाहे कोई टेंस हो, क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे। तब हेल्पिंग वर्ब से ही प्रश्न शुरू होते हैं। ऐसा बार बार आपको सभी टेंस में बताया गया है। जैसे क्या वह जा चुका था, या क्या वह आ चुका था। अब क्या शुरू में आप बोल रहे हैं वाक्य के प्रारंभ में, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, बस इतना ही हो जाएगा, हैड ही गॉन। इसका मतलब क्या हुआ जा चुका था। इसी क्या को इस तरफ न बोल के लास्ट में भी बोला जाए तो भी नो टाइप होता है। जैसे वह जा चुका था क्या, तो भी इसी तरह से बनेगा हैड ही गॉन। इस प्रकार से आप इन वाक्यों को बनाएंगे। आपको बताया जा चुका है कि किसी भी वाक्य में जितनी फाइनाइट वर्ब होती हैं उस वाक्य के उतने क्लॉज कहे जाते हैं। फाइनाइट वर्ब का मतलब है कि वह क्रिया सक्रिय रूप से हो रही हो, हुई हो, तो वह एक वाक्य का हिस्सा हो जाता है जिसे क्लॉज कहते हैं या उपवाक्य कहते हैं। जैसे उसने कहा था कि मैं आऊंगा, तो उसने कहा था, कहना ये क्रिया है जो उसके द्वारा की गई, और मैं आऊंगा ऐसा बोला है, यानी मैं सब्जेक्ट है और आना क्रिया अलग है। तो मैं आऊंगा उस पूरे वाक्य का एक हिस्सा, एक क्लॉज हुआ, और उसने कहा था उसी वाक्य का एक क्लॉज हुआ। इस तरह से इस वाक्य में दो क्लॉज हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के संदर्भ में हम देखेंगे कि दो क्लॉज वाले वाक्य कैसे बनते हैं। प्रायः इसमें डबल क्लॉज के ही वाक्य बनते हैं। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है या एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया होती है। दो क्रियाएं होती है, एक पहले होती है, एक बाद होती है। जैसे मैंने अभी बताया, उसने वर्षा होने से पहले खाना खा लिया था। तो खाना खा लिया था अर्थात खा चुका था। अब हमें गौर से देखना है, यहां पर दो क्रिया हो रही है। एक तो वर्षा हुई और उसने खाना खाया। ये दोनों क्रियाएं हुई, पास्ट टेंस में हुई, था थे थी लगा है, तो दोनों ही पास्ट टेंस में हैं। लेकिन हमें बहुत गौर करना है कि इनमें कौन सी क्रिया पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। हमेशा जो क्रिया पहले होती है वही पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट की जाती है। इस बात को आप नोट कर लें। जो क्रिया पहले होती है वाक्य का वह हिस्सा अर्थात क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। शेष दूसरा हिस्सा अर्थात क्लॉज जो बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाते हैं। आपने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों पढ़ लिया। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की दूसरी अवस्था, और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट और हेड और वर्ब की तीसरी अवस्था। आइए उदाहरण देखते हैं। उसने वर्षा होने से पहले खाना खा लिया था। वर्षा हुई थी और खाना खाया था। ये खाना खाने की क्रिया वर्षा होने से पहले हुई। वर्षा होने से पहले उसने खाना खा लिया, तो उसने खाना खा लिया था। उसने माने वह, उसने खाना खा लिया था, यह पहले हुआ है, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट के नियम से बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट के नियम से हम जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट होगा उसने अर्थात ही, और हेड होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी खा लिया। ईट माने खाना, ईटेन। और फूड माने भोजन। ही हैड ईटेन फूड, ही हैड टेकन फूड। आप टेक भी लगा सकते हैं। टेक खाना खाने के लिए, फूड के साथ टेक लगाते हैं, वो भी खाना खाने से तात्पर्य होता है। अब एक क्रिया और हुई है, वर्षा हुई थी। वर्षा हुई थी तभी तो बता रहे हैं कि वर्षा से पहले खाना खाया था। तो वर्षा हुई थी, अब दूसरा हिस्सा जो है वो बाद में हुआ है। वर्षा होने से पहले उसने खाना खाया था, तो जो बाद में क्लॉज आता है, बाद में क्रिया जो हुई है, उसको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाएंगे। वर्षा हुई थी, दिन, तिथि, त्योहार, मौसम आदि बताने के लिए सब्जेक्ट इट लगाया जाता है। तो हो जाएगा इट रेन्ड। रेन्ड, रेन माने वर्षा होना, रेन की दूसरी अवस्था रेन्ड। अब ये दोनों क्लॉज तो आपने समझ लिया कि जो क्रिया पहले होगी, जो क्लॉज पहले होगा, वही पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अब इन दोनों को एक साथ लिखने के लिए रूल अलग है, इसको भी गौर से समझ लें। तो शब्द आते हैं जोड़ने के लिए, जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। यहाँ पर पहले शब्द आया है, एक इधर है क्लॉज, एक उधर है क्लॉज, और दोनों क्लॉज पहले शब्द से जुड़े हैं। या तो पहले आएगा या बाद आएगा। उसने वर्षा होने के बाद खाना खाया था, ऐसे भी बोला जा सकता था। तो पहले या बाद, अर्थात अंग्रेजी में कहेंगे बिफोर या आफ्टर, ये कंजंक्शन होती है। तो इन्हीं के साथ ये दोनों वाक्य एक एक तरफ रख के जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन उनको किधर रखेंगे, इसके लिए रूल है। इसको गौर करें कि अगर कंजंक्शन बिफोर है, बिफोर का अर्थ होता है पहले, तो पास्ट परफेक्ट पहले होता है। पास्ट परफेक्ट को पहले लिखें क्योंकि बिफोर शब्द आया है, और बाकी पास्ट इंडेफिनिट को बाद में लिखें। दूसरा क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया गया है, उसको हम बाद में लिखते हैं। और यदि कंजंक्शन आफ्टर आया है तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। आफ्टर मीन्स बाद में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में हो जाएगा क्योंकि आफ्टर शब्द आया है, और पास्ट इंडेफिनिट पहले हो जाएगा। बनाएंगे आप उसी रूल से, ट्रांसलेशन ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन लिखते समय कंजंक्शन को गौर से देखेंगे। अगर बिफोर कंजंक्शन के साथ आप जोड़ रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट बिफोर कर दें, क्योंकि आप पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट बिफोर कर दें,
और यदि आफ्टर आया है तो पास्ट परफेक्ट को आफ्टर कर दें, अर्थात बाद में कर दें। इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसको बनाना है तो देखते हैं, इसमें पहले अर्थात बिफोर शब्द आया है, तो चूंकि बिफोर है इसलिए ये पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा पहले लिखना है। ये पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा है तो इसको हम पहले लिखेंगे, ही हैड ईटन फूड, और बिफोर शब्द लगाएंगे और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट वाला हिस्सा यानी इट रेन्ड। ये बन गया, बिफोर लगा। अब यहां पर यदि होता कि उसने वर्षा होने के बाद खाना खाया था, फिर वैसे ही आप गलती कर जाते हैं कि बिल्कुल एक बार बनाए थे उसी को देख के इस हिस्से को इधर इस हिस्से को उधर कर देते हैं क्योंकि आफ्टर है और आप सोचते हैं सही बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पहले जो रूल बताया गया कि आप ये देखें कि कौन सी क्रिया पहले हुई उसी को पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो यहाँ पर अब बदल गया क्रम, उसने वर्षा होने के बाद खाना खाया था, यानी वर्षा पहले हुई थी, तो वर्षा होने वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में बनेगा। पास्ट परफेक्ट ये हिस्सा होगा क्योंकि ये पहले हुआ है, खाना बाद में खाया गया है, ईट की क्रिया बाद में हुई है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। यानी जो आपने इट रेन्ड लिखा था वो हो जाएगा इट हैड। पास्ट परफेक्ट के रूल से बना रहे हैं तो सब्जेक्ट इट हो गया, इसके बाद हैड लगाए और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रेन की थर्ड फॉर्म रेन्ड ही होती है, यही थर्ड फॉर्म भी होती है। तो इस प्रकार से इट हैड रेन्ड ये पास्ट परफेक्ट में बना, और उधर का हिस्सा खाना खाया था ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, उसने खाना खाया था, ही ईट एट, दूसरी अवस्था एट हो जाएगी, फूड। अगर आप टेक टुक लगाते हैं, टेक की दूसरी अवस्था टुक, ही टुक फूड, ऐसे करें। ये दोनों हिस्से बन गए। अब ये परफेक्ट है, ये इंडेफिनिट है, तो रूल कहता है कि आफ्टर शब्द यदि आया हो, बाद शब्द आया हो, तो पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा बाद में लिखें। तो अब हम ये हिस्सा बाद में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट बाद में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा, ही एट फूड आफ्टर इट हैड रेन्ड। ही एट फूड आफ्टर इट हैड रेन्ड। तो दोनों वाक्यों में देखिए क्या फर्क समझ में आया आपको कि जो क्रिया पहले हुई है उसको आपने पास्ट परफेक्ट के रूल से ट्रांसलेट किया है और उसको वाक्य बनाते समय कहाँ पर लिखा है उस हिस्से को कंजंक्शन के अनुसार व्यवस्थित किया है। बिफोर शब्द आया था कंजंक्शन, तो आपने बिफोर में लिखा था पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा। आफ्टर शब्द आ गया तो आपने पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा उस तरफ लिखा। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन होते हैं। आप अभ्यास करेंगे। आपको शुभकामनाएं।